वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, अब देखने वाले हैं हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। ठीक है, यानी कि कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर ज़्यादा इलास्टिक होती है या स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो देखिए क्या है, इंटर के बाद अक्सर, हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद ये क्वेश्चन अक्सर आपको परेशान करता है कि विच इज़ मोर इलास्टिक। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रबर पे ऑप्शन लगा के चले आते हैं कि रबर ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट इसको गलत भी कर बैठते हैं। ठीक है, हालांकि आप अगर इंटर के बाद और अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जा चुके हैं या और हायर एजुकेशन में जा चुके हैं तो शायद आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी जान लीजिए कि ऐसा क्यों होता है या क्या चीज़ देख के, क्या वैल्यू देख के हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इलास्टिक क्यों है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं इलास्टिक। जब ये शब्द सुनते हैं हम इलास्टिक, कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो हमारे मन में क्या आता है, इलास्टिक मतलब क्या, क्या चीज़ होती है इलास्टिक। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई फोर्स लगाने पर, बल लगाने पर जो चीज़ ज़्यादा खिंच जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है, उसको ज़्यादा इलास्टिक हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा अगर आपके मन में है तो आप काफ़ी गलत हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या चीज़ होती है। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो पीस लेता हूँ। क्या करता हूँ, दो पीस लेता हूँ। एक ले लेता हूँ किसका, रबर का। एक पीस किसका लिया है, एक पीस लिया है मैंने रबर का, और दूसरा किसका ले लिया है, दूसरा ले लिया मैंने स्टील का। दोनों बराबर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर लिया है। ठीक है, तो ये व्यास है, जो डायमीटर है ऐसे। ठीक है, ये हो गई आपकी रबर, ये हो गया आपका स्टील, ये हो गई रबर और ये हो गया स्टील। दो पदार्थ ले लिए। ठीक है, दोनों की लंबाई सेम है, मान लिया कितनी है, 1 मीटर है। दोनों की लंबाई बराबर ले ली। डायामीटर, इसका भी डायामीटर d है, इसका भी डायामीटर कितना है, d मान लिया। ठीक है, दोनों का डायामीटर सेम है, लंबाई सेम है। ठीक, इस तरह से एक रबर का एक स्टील का है। अब देखिए क्या करेंगे, तो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या होता है, जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, ओरिजिनल कंडीशन में रिटर्न हो जाता है। तो जितने ज़्यादा तेज़ी से, जितने ज़्यादा ओरिजिनल कंडीशन को ऑब्टेन कर लेगा, ओरिजिनल कंडीशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पहुंच पाएगा, उसको कहते हैं वो मटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा खिंच गया फोर्स लगाने पे वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, किस चीज़ से मतलब है, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाता है वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन इलास्टिसिटी की। चलिए अब देखते हैं क्या। तो देखो भाई, मैंने दो पीस लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई क्या चीज़ देखी जाती है। तो एक चीज़ जान लीजिए, एक फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज यंग प्रत्यास्थता गुणांक ई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब आप कहेंगे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, तो आप जान लीजिए स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जो कि प्रेशर के एरिया के समान ही है, सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, यानी फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये क्या होता है, प्रेशर। जब एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लगाते हैं तो उसको कहते हैं आप फोर्स डिवाइड बाय एरिया को कहते हैं प्रेशर। लेकिन जब आप किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं या किसी चीज़ को दबा रहे होते हैं तो भाई मटेरियल भी तो चाहता है कि अपनी पोजीशन में चेंज ना होने दे। तो मटेरियल जो रजिस्ट करता है, वो रजिस्टिव फोर्स जो होता है उसको बोला जाता है स्ट्रेस। यानी कि अगर फोर्स एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो वो प्रेशर कहलाता है। लेकिन इंटरनल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो वो कहलाती है स्ट्रेस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आएगी। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया रखेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है एक एक्शन है तो दूसरा क्या है, दूसरा रिएक्शन है। अब समझिए स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होती है आपकी, स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी फोर्स लगाने पे लंबाई में, लेंथ में या डायमेंशन में कितना परिवर्तन हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या थी। तो इन दोनों का स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है, वो कहलाता है आपका ई, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको बताना है कौन पदार्थ कितना ज़्यादा इलास्टिक है, तो जिस पदार्थ के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। ठीक, तो आइए एक एग्जाम्पल देख के कोशिश करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप जान लीजिए जो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल समझाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ली जा रही है। तो देखिए क्या था, जैसे कि मैंने माना कि इस पर मैंने फोर्स लगाया, तो मैंने मान लिया कितना फोर्स लगाया मैंने,
100 गीगा न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना 100 गीगा न्यूटन का फोर्स लगाया इस पे रबर वाले पीस पे, ठीक है, और 100 गीगा न्यूटन का सेम फोर्स लगाया किस पे, स्टील वाले पे, ठीक है, इतना फोर्स लगाया मैंने इस पे स्टील पे। यानी दो मटेरियल थे, दो पदार्थ थे, ठीक है, एक था रबर का एक था स्टील का, लंबाई स्टील वाले की सेम है, दोनों पीसेस की लंबाई सेम है, दोनों का डायमीटर व्यास भी सेम है, दोनों पे बल भी सेम लगाया गया, फोर्स भी सेम लगाया, तब हम कंपैरिजन करने के देख रहे हैं कौन मेटल कितना ज़्यादा इलास्टिक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, मैंने दोनों पीसेस की लंबाई सेम ली है, डायमीटर व्यास सेम लिया है, उन पे बल जो लगाया, फोर्स जो लगाया वो भी सेम लगा रहा हूँ। अब देखते हैं कौन ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो यानी जब भी दो चीज़ों की कंपेरिजन की जाती है तो काफ़ी चीज़ें सेम रखी जाती है, किसी एक चीज़ को चेंज करके उसकी कंपेरिजन की जाती है। तो देखिए अब आप जान पाएंगे यहाँ से। तो देखिए मैंने कहा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा आएगी वो मेटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक। तो आप समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। तो आइए देखिए क्या होता है। तो पहले मैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही निकालता हूँ, ये स्टील का निकालता हूँ, ठीक। उसके बाद किसका निकालूंगा, उसके बाद रबर का निकालूंगा और देखूंगा कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा आई है। डाटा एज्यूम किया है, माना हुआ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए डाटा माना गया है। देखिए क्या है, ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस की वैल्यू रखिए, कितना फोर्स लगाया, देखिए कितना फोर्स लगाया 100, स्टील पे कितना फोर्स लगाया 100, एरिया की वैल्यू कितनी है, तो एरिया की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो मान लिया कितना एरिया A, ठीक है, डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो देखिए अब आप खुद समझ सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं इस चीज़ को। जब आप रबर को खींचेंगे तो रबर की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, स्टील को खींचेंगे उतने ही फोर्स लगा के स्टील को खींच रहे तो स्टील की लंबाई कम बढ़ेगी। ये आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और नहीं तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए मान लिया ये 1 मीटर था तो रबड़ बढ़ गई, मान लिया कितनी हो गई 1.5 मीटर, माना है, एज्यूम किया, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा डिफरेंट हो सकता है। 1.5 मीटर बढ़ गई और ये कितनी बढ़ी है 1.001 मीटर, ठीक है। यानी कि पहले लंबाई थी 1 मीटर, रबड़ वाला पीस हो गया बढ़ के 1.5 यानी 1.5 मीटर, स्टील वाला पीस हुआ है 1.001 मीटर, इतना बड़ा है, ठीक। तो देखते हैं स्टील वाले के लिए फोर्स लगाया था 100 न्यूटन, ठीक है। एरिया मान लिया A, ये जो एरिया है इसका, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कितना हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, जो सर्कुलर गोल वाला चौक है इसका गोल वाला एरिया जो है ये एरिया, ठीक है। कितना मान लिया भाई, लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हुई, देखिए स्टील वाले में कितनी बढ़ोतरी हुई 0.001 की बढ़ोतरी हुई, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी 1, तो ये आया स्टील के लिए। इसी तरह अब करते हैं किसके लिए, रबर के लिए। तो देखिए कितना फोर्स लगाया 100, एरिया कितना है, इसका भी एरिया A है, डिवाइड बाय कितनी लंबाई बढ़ी, आप देखिए कितनी लंबाई बढ़ी 0.5, पहले 1 थी अब 1.5 हो गई तो 0.5 बढ़ी है, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितनी थी 1, ठीक। तो ये यंग मॉडुलस ऑफ स्टील आया, ये यंग मॉडुलस ऑफ रबर आया, दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे यानी ES डिवाइड बाई ER, दोनों को ऐसे डिवाइड मैंने करके देख लिया। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, 1 से 1 कटे ना कटे बात एक ही है, ठीक है। यानी क्या चीज़ बची आपके सामने, बची है क्या 0.5 डिवाइड बाई 0.001, ठीक है। यानी कि ये आ गया, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है ES इज इक्वल टू 500 ER, यानी कि कहने का मतलब है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज 500 टाइम 500 गुना होता है ER से, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये समझाने के लिए डाटा एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ से इतना जरूर पता चल रहा है स्टील का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा होता है किससे, रबर से, ठीक है। तो ये यानी कि आपको अगर देखना है कौन सा मेटल ज़्यादा इलास्टिक है तो आपको ना तो फोर्स देखना पड़ेगा, ना ही एरिया देखना पड़ेगा, ना ही लंबाई में चेंज कितना हुआ वो देखना पड़ेगा, ना ही कितनी ओरिजिनल लेंथ थी वो, ये चारों चीज एक साथ रख के देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी, चारों चीज एक साथ रख के देखनी पड़ेंगी। और इन चारों चीज को एक साथ देखने का मतलब है क्या देखना पड़ेगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कौन मेटल कितना ज़्यादा इलास्टिक है, तो आप देखेंगे उसके लिए क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, दैट इज ई की वैल्यू, आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू आप देखेंगे। अब सुनिए और चीज़ जानते हैं भाई, ये चीज़ आपने देखी। अब एग्जैक्ट में कितनी वैल्यू होती है, तो स्टील के लिए जो ई की वैल्यू होती है लगभग होती है कितनी, 200 गीगा पास्कल, कितनी होती है 200 गीगा पास्कल। और रबर की जो वैल्यू होती है लगभग 1 से कम होती है, कितनी होती है 1 से कम होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो स्टील बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है किससे, रबर से, ठीक है। तो ये तो रबर की और स्टील की बात हो गई। तो ये क्वेश्चन आज के वीडियो के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए कभी भी कि भाई कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर के स्टील। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और
ठीक है, रबर और स्टील ही क्यों, कोई भी दो मेटेरियल आपको दे दे, ठीक है, फोर्स की और ये वैल्यू दे दे, तो आप ध्यान रखना है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।